चैप्टर चल रहा था जिसमें जलवायु की चर्चा की जा रही थी, तो वो जलवायु जो था वो पूरा नहीं हो पाया था। जलवायु के संबंध में एक लंबा टॉपिक था, तो इस नाते आज भी जलवायु को लिया गया है और जलवायु से जो चीज़ें बची हैं वो आप इसमें ध्यान से देख लेंगे। जलवायु कल आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी, उसका सबसे पहले प्रकाश डाल दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको कल ये बताया गया था मौसम के बारे में बताया गया था कि मौसम जलवायु में क्या अंतर है। जलवायु या मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बता दिया गया था। इसके बाद अब जैसे इसमें प्रभावित करने वाले कारकों में ताप है तो ताप प्रतिबंध की चर्चा होगी, वर्षा है तो वर्षा के प्रकार की चर्चा होगी, आर्द्रता की चर्चा होगी। पृथ्वी पर तमाम तरह की पौधें चलती हैं जो किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से ये संकल्पनाएं कुछ बताई गई थी और मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत भी आपको बताए गए थे, जिसमें तापीय संकल्पना थी, गतिक संकल्पना थी और इसके साथ साथ जो ये अभिसरण क्षेत्र की संकल्पना है ITCZ, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको कल बताई गई थी। अब आज आप यहाँ से शुरू करते हैं कि हिमालय और तिब्बत के पठार की भारतीय मानसून की उत्पत्ति में क्या भूमिका है, तिब्बत का पठार और हिमालय कैसे मानसून को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं, अभी आपको बताया गया है कि जो जेट स्ट्रीम कल बताई गई थी आपको, क्षोभमंडल के ऊपरी हिस्से में चलती है, पश्चिम तथा मध्य एशिया में वो प्रवाहित होती है और उसकी एक शाखा उत्तरी पश्चिमा जेट कहलाती है और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में जाती है। अब यहाँ पर ये जो कन्वर्जेंस जोन है, ये जोन जब ऊपर बढ़ता है तो यहाँ पे ये जो तिब्बत का पठार है, ये हिमालय का जो क्षेत्र है और तिब्बत का पठार है, सूर्य की उत्तरायण होने की स्थिति में ये स्ट्रीम की स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है। यह अभिसरण क्षेत्र उत्तर हो जाता है और दक्षिण सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने की स्थिति में यह अभिसरण क्षेत्र दक्षिण को खिसक जाता है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए यह NITCZ उत्तरदायी होता है और दक्षिणी मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के लिए SITCZ उत्तरदायी होता है। उसी चीज को यहाँ लिख दिया गया है, एक शाखा उत्तरी पश्चिमा जेट और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में। एल-नीनो तथा दक्षिणी दोलन का प्रभाव, ये तो मान लीजिए आपका दूसरा पॉइंट है। यहाँ ये जो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, इसको जब आप समझते हैं, इसका दो पार्ट है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है। ये क्या चीज है, इसके बारे में अभिसरण क्षेत्र क्या है, इसके बारे में कल बताया गया था। जो पृथ्वी पर शांत क्षेत्र है, जब व्यापारिक पौनें वहां पर मिलती हैं तो इस तरह का एक अभिसरण या फिर एक तरह का एक जोन पैदा होता है जो मानसूनी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। यह जोन सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में तिब्बत हिमालय पठार के उत्तर में चला जाता है और सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में यह जोन दक्षिण की तरफ आ जाता है और इसका विस्तार 23.5 अंश दक्षिण तक पहुंच जाता है और उत्तरायण की स्थिति में इसका विस्तार 40 अंश उत्तर तक पहुंच जाता है। तो अब ये चीज आप ये समझते हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए NITCZ जिम्मेदार है, जिसका हिंदी अर्थ है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और दक्षिण में ये जो दक्षिण अभिसरण क्षेत्र है ये प्रभावित करता है उत्तरी पूर्वी मानसून को। इसके बाद अब आप आ जाते हैं एल-नीनो और दक्षिणी दोलन का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एल-नीनो के बारे में कल आपको बताया गया था कि एल-नीनो जो होती है यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू तट के समानांतर चलती है। पेरू की धारा जिसकी खोज हम्बोल्ट महोदय ने की थी, इस नाते पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। तो
ये इस पर हावी हो जाती है, हम्बोल्ट की धारा पर ये एल नीनो हावी हो जाती है। एल नीनो की विपरीत स्थिति को ला नीनो भी बताया गया था और ये चीज बताई गई थी कि जहां पर जब एल नीनो सक्रिय हो जाता है जिस वर्ष, उस वर्ष मानसून की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और ला नीनो में मानसून की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यह चीज आपको बताई गई थी एल नीनो और ला नीनो के संबंध। अब अगली चीज यहाँ पर दक्षिणी दोलन का प्रभाव। दक्षिणी दोलन के संबंध में आप ये जानते हैं कि भारत में संपूर्ण विश्व के संदर्भ में, भारत को छोड़िए संपूर्ण विश्व के संदर्भ में जो स्थिति सागर की और स्थल की बनती है, जिसमें 3 हिस्सा जल आपका है, 71% जल है, इस चीज को आप जानते हैं। तो जो हिंद महासागर है और जो प्रशांत महासागर है, उनमें जो वायुदाब की स्थितियां बनती हैं, एयर प्रेशर की जो स्थितियां बनती हैं, स्थल और जल का अलग अलग गुण होता है। जल देर से गर्म होता है, देर तक गर्म रहता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अपने इसी गुण के नाते यहाँ पर एक प्रभाव जो वायुदाब का क्रिएट होता है, उसी को दोलन प्रभाव कहते हैं। क्योंकि ये प्रभाव दक्षिण में है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, और भारतीय मानसून की गतिविधि हिंद महासागर से ही पैदा होती है, वहीं से ही मानसून की उत्पत्ति होती है। वाष्प और वाष्पन की क्रिया और फिर आकर के बादल और बादल के बाद संघनन, ये प्रक्रिया जो होती है वो यहीं से पैदा होती है। इस प्रक्रिया को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो भारत की यहाँ जलवायु के संदर्भ में मानसूनी वर्षा का वितरण दिया गया है। अब ये जो मानसूनी वर्षा का वितरण यहाँ दिया गया है, उस मानसूनी वितरण को आप जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि यह जो वितरण दिया गया है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित है, अर्थात ग्रीष्म काल के मानसून से संबंधित है। और ग्रीष्म काल के मानसून में आपने ये देखा कि जो मानसूनी गतिविधियां हैं वो उसका 1 जून का समय दिया गया। 1 जून, हालांकि 1 जून का समय मानसून की प्रवेश का समय भारत में होता है, केरल और उसके आसपास का क्षेत्र होता है। फिर ये 5 जून का समय है। यहाँ पर देखिए 1 जून है, पूर्वोत्तर में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर होते हुए 1 जून को ये रेखा कवर कर रही है। इसके बाद फिर ये 5 जून की रेखा है, 5 जून के बाद फिर ये 10 जून की रेखा है, फिर 15 जून की रेखा है। तो आप देखिए आपके यहाँ का जो उत्तर प्रदेश वाली लाइन है, ये 10 से 15 जून के बीच में ये मानसून यहाँ कवर करता है। इसके बाद फिर आगे 1 जुलाई है और 1 जुलाई के बाद फिर 15 जुलाई है। 15 जुलाई तक पूर्व पश्चिम भारत के अंतर्गत राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां तक भी मानसून पहुंच जाता है। तो इस तरह से इससे जो बातें निकल करके इस चित्र से सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, जिसको ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, वह केरल तट पर या भारत में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या पूर्वोत्तर राज्यों में उसके पहुंचने की तारीख 1 जून है और आपके यहाँ पहुँचने का जो उसका समय है वो लगभग 15 जून है। मानसून अगर लेट हो रहा है, 2-4 दिन पीछे चला जाता है, आगे तो नहीं होता है, ज़्यादातर पीछे ही हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो 2-4 दिन लेट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये मानसूनी वर्षा का वितरण आपको दिखाया गया है। मानसूनी वर्षा का वितरण, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं मानसून में विच्छेद। जाहिर सी बात है कि मानसून की जो गतिविधि है उसमें परिवर्तन होना है, मानसून वापसी होगी। मानसून में वापसी का जो कारण बनता है वो मुख्य रूप से ITCZ की स्थिति में बदलाव, और ITCZ कन्वेक्स जोन में जो बदलाव होगा उसका एक मुख्य कारण यही है कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा तो उसकी स्थिति परिवर्तन हो जाएगा और विच्छेदन होगा, और अब यही गतिविधियां उत्तर पूर्वी मानसून के लिए अपना बल प्रदान करेंगी और फिर शीतकालीन मानसून के लिए तैयार करेंगी। तो इस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून का विवर्तन होगा। और जब ये वापसी होती है तो वापसी में ये रेखा देखिए,
1 सितंबर है, 1 सितंबर, 15 सितंबर, और आपके यहाँ से ये लाइन जा रही है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के आसपास आपके उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी हो जाती है। और हालांकि जो मानसून काल दिया जाता है, लिखा जाता है, वो 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक लिखा पढ़ा जाता है, लेकिन अब वो लिखने पढ़ने से तो होगा नहीं, वो मानसूनी गतिविधि है, वायु संचार है, तमाम तरह के परिवर्तन आते रहते हैं, इस नाते इसका जो समय है वो आगे पीछे होता रहता है। तो यहाँ पे 15 है, 15 के बाद फिर 15 अक्टूबर हो गया, फिर 1 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर है, फिर नवंबर है, फिर 15 नवंबर है, 1 दिसंबर है, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर का जो समय है वहां एकदम वापसी मानसून की भारत से हो जाती है। और इसी बीच फिर दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद उत्तर पूर्वी मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं, और उत्तर पूर्वी मानसूनी गतिविधियां कुछ यूं सक्रिय होती हैं जिसके कारण से इनका संबंध यहाँ भूमध्य सागर से होता है, और इस तरह से जब ये आगे बढ़ती हैं तो यहाँ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा करती है। कल ही आपको बता दिया गया था कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उससे सबसे अधिक वर्षा मासिकराम में होगी, और जो शीतकालीन मानसून है उससे सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होगी। इसके बाद कुछ और चीजें हम आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए आप ये देखते हैं कि भारत की ऋतुएं, भारत की ऋतुएं, इस चीज को जानना आपको आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हिंदी महीने को दे करके पूछ लिया जाता है कि जैसे मार्गशीर्ष हिंदी का कौन सा महीना है, या फिर पौष कौन सा महीना है। तो आप जानते होंगे, इस चीज को आप सुने भी होंगे, गांव में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, अश्विन वाला यही कुआर है, कार्तिक, अगहन, मार्गशीर्ष अगहन है, पूष, माघ, फागुन, ये पूछ लिया जाता है तो भ्रम की स्थिति बनेगी। और भ्रम की स्थिति बनने में खाली अश्विन, मार्गशीर्ष और अगहन, ये पौष, ये 3 इसमें है जिसमें आप को भ्रम हो सकता है, लेकिन भ्रम अब नहीं होगा क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया। बसंत, चैत, बैसाख या मार्च, अप्रैल, अब इसमें थोड़ा बहुत 10-15 दिन का परिवर्तन इधर उधर हो सकता है। ग्रीष्म, ज्येष्ठ, आषाढ़, मई, वर्षा, श्रावण, भाद्र, जुलाई, अगस्त, शरद, अश्विन, कार्तिक, सितंबर, अक्टूबर, हेमंत, मार्गशीर्ष, पौष, नवंबर, दिसंबर, शिशिर, माघ, फागुन, जनवरी, फरवरी। तो इस तरह से ये आपको बताया गया। इसके बाद मानसूनी जो गतिविधियां हैं इसकी चर्चा कल भी हो गई थी। मानसूनी गतिविधियां 2 प्रकार की भारत में हैं। एक मानसूनी गतिविधियां जो भारत में चलती हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा शरद ऋतु से संबंधित, इसमें 2 शाखाएं हैं, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। मानसून जब दक्षिण पश्चिम आता है तो इसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ से और एक शाखा अरब सागर की तरफ से प्रवेश करती है। तो जो शाखा बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है वो इधर मासिकराम पहुंचती है मेघालय के, और जो शाखा अरब सागर से पहुंचती है वेस्टर्न घाट के पश्चिम से होते हुए आगे बढ़ती है और इस तरह से उत्तर की तरफ पहुंच जाती है, और ये भी पूरा इस तरह से उत्तर की ओर पहुंच जाती है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब यहाँ जलवायु गतिविधियों का मिलन हो जाता है। इसके बाद तो ये 2 तरह की शाखाएं आपको बताई गई। और शरद ऋतु मानसून की वापसी का समय है। कार्तिक मास की उमस एक शब्द दिया गया है, जब मानसून वापस होता है तो उस समय कार्तिक महीने में उमस भी बनती है, तो इसको आप जानते होंगे, समझते हैं। फिर बात यहाँ लिखी गई है उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु, और यहाँ ग्रीष्म ऋतु लिखा गया है। तो शीत ऋतु से शुरू होगी, ग्रीष्म ऋतु तक जाएगी, और ये ग्रीष्म ऋतु से शुरू होगा, शीत ऋतु तक जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून की स्थिति में आप देखेंगे कि मानसूनी गतिविधियां इधर से सक्रिय होंगी और इधर चलेंगी, इस तरह से। और इससे सर्वाधिक वर्षा आप जानते हैं तमिलनाडु के यहाँ पे भूमंडल तट पर होती है।
इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भारत के जलवायु प्रदेश। अब जलवायु प्रदेश पर चर्चा की जाएगी, क्लाइमेट रीजन पर चर्चा की जाएगी। जलवायु प्रदेश, नेचुरल क्लाइमेट रीजन और नेचुरल रीजन, दो ऐसी चीजें हैं जिसको आपको जानना रहता है। तो यहाँ पर क्लाइमेट रीजन है, नेचुरल रीजन नहीं दिया गया है। नेचुरल रीजन भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर जलवायु प्रदेश जब हम पढ़ते हैं, कोपेन का नाम मात्र है। कोपेन ने तापमान वर्षा से संबंधित 5 तथ्यों को दिया है, जिसमें 5 तथ्यों के आधार पर अपने जलवायु प्रदेश का निर्धारण किया है। इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु, बर्फीली। 1, 2, 3, 4, 5 तथ्यों के आधार पर इन्होंने कुछ शब्दों को प्रस्तावित किया है। उन शब्दों की सहायता से भारत में जलवायु प्रदेशों को बनाया गया है। जैसे कैपिटल एस है, कैपिटल डब्ल्यू है, स्मॉल एफ है, स्मॉल एम है, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल एच है, स्मॉल सी है, स्मॉल जी है। कैपिटल एस का अर्थ मरुस्थल है, कैपिटल डब्ल्यू का अर्थ मरुस्थल है, स्मॉल एफ का अर्थ पर्याप्त वर्षा है, स्मॉल एम का अर्थ शुष्क मानसून होते हुए पर्याप्त वर्षा, स्मॉल डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, स्मॉल एच शुष्क व गर्म ऋतु, सी 4 महीनों में कम अवधि में औसत तापमान 10 अंश सेंटीग्रेड से अधिक रहे, उससे कम ना हो, तो ये सी है। और जी गंगा का मैदान। भारत के संदर्भ में जो 8 जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न एक आपसे पूछा ही जाना है और इसमें से 3-4 आप याद किए रहेंगे तो आपका काम संपन्न हो जाएगा। जैसे पहला लिखा गया है AMW। AMW क्या है? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, गोवा के दक्षिण पश्चिम घाट। कहने का मतलब ये है कि जो भारत का जैव विविधता वाला प्रदेश है, जहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वह क्षेत्र और वह पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, वह इसमें सम्मिलित होता है। दूसरा AS लिखा गया है। AS में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून कोरोमंडल तट, मतलब AS का मतलब तमिलनाडु तट हो जाएगा। AS माने तमिलनाडु तट, AMW का मतलब पश्चिम घाट तट। AW, अब जहां पे ज्यादा वर्षा नहीं होगी वहां घासें होंगी, सवाना के रूप में होंगी। प्राय एक मानसून पूरब से जा रहा है, एक मानसून पश्चिम से जा रहा है, दोनों पठार हैं, बीच में छूट जा रहा है वर्षा का क्षेत्र। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ सब क्या होगा? सवाना घास का मैदान होगा। ये सवाना घास के मैदान को AW से चिन्हित किया गया है। फिर अगला है BSHW, ये स्टेपी क्षेत्र, ये भी घास के मैदान को क्षेत्र को अर्धशुष्क स्टेपी कहा गया। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब। फिर 5वां है BWHW, ये पूरा फुल्ली डेजर्ट है, मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है राजस्थान का। CWG, ये गंगा का मैदान है, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार या गंगा का मैदान है। DFC, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, इसमें अरुणाचल प्रदेश। DFC जो है अरुणाचल प्रदेश, और ई जो है पूर्ण रूप से ध्रुवीय क्षेत्र, जहां ऐसे क्षेत्र जो बर्फ के करीब में है उसको ई से संबोधित किया गया है, ध्रुवीय प्रकार जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से जो विभाजन बताया गया उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकला। वो निष्कर्ष ये है, इसमें से देखिए प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 100 से कम सेंटीमीटर वर्षा, मतलब 50 से कम सेंटीमीटर की वर्षा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर चूंकि वर्षा जो है वो वनस्पति का निर्धारक होती है, वर्षा जो है वनस्पति को तय करती है कि किस प्रकार वहाँ कौन सी वनस्पति होगी, सदाबहार होगी कि मानसून होगी, कि वहाँ पे घास का मैदान हो जाएगा कि नागफनी हो जाएगी, तो मरुस्थल ही तय करता है। अभी इसमें शिक्षक भर्ती तैयार परीक्षाओं में ये पॉइंट दिया गया था
कि मध्यम वर्षा का क्षेत्र किस सेंटीमीटर से किस सेंटीमीटर तक था, या तो ये दिया गया था, ये पूछा गया था, या ये दिया गया था, ये पूछा गया था, तो बात ही कही है। तो ऐसी स्थिति में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होंगे भारत में, तो सदाबहार के क्षेत्र होंगे, जिसमें से पूर्वोत्तर भारत है और पश्चिमी घाट क्षेत्र है। मध्यम वर्षा जो 100 से 200 सेंटीमीटर है, उसमें मैदानी क्षेत्र है मुख्य रूप से। न्यून वर्षा का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है मुख्य रूप से, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है और एकदम पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको शीत मरुस्थल कहा जाता है, लद्दाख का क्षेत्र, वहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और वर्षा ही नहीं ध्यान में रखना है, इसके साथ साथ जो इसमें वनस्पतियां होंगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक पे कौन वनस्पति होगी, 100 से 200 पे कौन सी वनस्पति होगी, 50 से 100 पे कौन सी वनस्पति, और 50 से कम पे कौन सी वनस्पति, ये भी इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपने जलवायु का एक समग्र अध्ययन कर लिया है। अब जलवायु से संबंधित कुछ 10-5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसको आपको बता दिया जा रहा है, उसको आप सुन लीजिए और उसको देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका यहाँ लिखा गया है, भारत में प्रतिचक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं। समय पूछा गया है। प्रतिचक्रवात वही शीत ऋतु का समय इसमें होगा। उत्तर हो जाएगा दिसंबर से मध्य फरवरी तक। शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापमान तक कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, तिरुवनंतपुरम सबसे दक्षिण में है, सागर का प्रभाव वहां बराबर रहेगा, न तो तापमान ज्यादा अधिक हो पाएगा, न तो ज्यादा कम हो पाएगा, इस नाते तापमान तक बराबर बना रहेगा। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? इसमें दिल्ली का तापांतर सबसे अधिक बनेगा। तापांतर का मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट तापमान का अंतर। दिन का अगर एक दिन का पूछा जाएगा तो उसको दैनिक कहेंगे, और अगर एक वर्ष का पूछा जाएगा तो उसे वार्षिक कहेंगे। दिन का सबसे अधिक तापमान 2 से 4 बजे के बीच अंकित किया जाता है। रात्रि का सबसे अधिक तापमान 4 बजे से 6 बजे के बीच अंकित किया जाता है। मानसून वर्षा की जो विशेषता है, तो मानसून वर्षा की विशेषता क्या है? मौसमी है, वर्षा का असमान वितरण है, अनिश्चित और अनियमित वर्षा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होगी, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन ठंडी के ही नजदीक है, इससे अधिक ठंडी कोई नजदीक नहीं है। आपको ये चीज कई बार बताई गई है। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट, जाड़े की सर्वाधिक वर्षा। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान कब होती है? इसका उत्तर प्रातः काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है? देखिए AMW गोवा के दक्षिण पश्चिम घाट, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है, इसमें राजस्थान हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? शीतकालीन पवनों की दिशा, तो इसमें आप जानते हैं उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऋतु मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का ऋतु मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। तो प्रक्षेप आपको पढ़ना है, या आप पढ़े भी होंगे, इंटर की क्लास में ही प्रक्षेप शुरू हो जाता है, प्रोजेक्शन इंटर से ही शुरू हो जाता है। तो प्रक्षेप में जैसे ग्लोब के किसी छोटे भाग को कागज पर बनाना ही प्रक्षेप है। इसके बाद फिर भारत में सूखा जिसका परिणाम है, उसका कारण क्या है? तो असमान वर्षा इसका परिणाम है। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? आपने भारत के संबंध में 8 भागों में विभाजित किया है। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसमें आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आपका मेघालय हो जाएगा। निम्न में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अधिकतम वर्षा में नीलगिरी, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और खासी पहाड़ी हो जाएगा इसमें। अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा क्या होती है? इसका उत्तर दक्षिणी छोर से पश्चिम की ओर हो जाती है।
और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होते हैं? इसका उत्तर नवंबर में हो जाएगा। और इस तरह से इस पर आपने प्रश्नों को देखा और कुछ प्रश्न इसमें 2-3 और महत्वपूर्ण हैं जो छूट रहे थे, उसको भी देख लीजिए। जैसे आम्र वर्षा, आम्र वर्षा बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो आम्र वर्षा मानसून बौछारें जब पड़ती हैं ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते, वर्षा शुरू होते होते, तो उसे आम्र वर्षा कहते हैं। और ये आम्र वर्षा केरल में होती है। ये चूंकि आमों को पकने में सहायक भी होती है। कर्नाटक में इस तरह की वर्षा को काफी सागर या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। फूलों वाली बौछार, इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। इसके बाद है काल बैसाखी। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलने वाली भयंकर वर्षा युक्त पौने, या इनका नाम होता है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। और ये चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी होती हैं। इसके साथ साथ असम में काल बैसाखी की जो पौने होती हैं उनका 2 नाम और है। चाय वर्षा भी उनको कहते हैं, बारदोली छीड़ा कहते हैं। बारदोली छीड़ा भी कहते हैं और चाय वर्षा भी कहते हैं। एक और है इसमें लू। लू से आप परिचित हैं। पंजाब से लेकर और बिहार तक ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली शुष्क गर्म पीड़ादायक पौने लू कहलाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर को कवर कर दिया गया। उसको आप देखिए, सुनिए, समझिए, और भी कहीं से जो मैटर मिले उसको देखिए, तब जाकर के इस पर अभ्यास करिए, तब आपका ये पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।